बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों की जो अब अगली परीक्षा है वो है विज्ञान की परीक्षा। तो क्लास 10th विज्ञान के बच्चों के लिए आज के वीडियो में हम वन वर्ड आंसर क्वेश्चन जो है वो लेकर आए हैं, जो कि एक एक नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो मित्रों, यदि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह का प्रश्न हो, थोड़ा घुमा के हो सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं। मित्रों, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इसमें इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप उनको देख लीजिए। और क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए मैं हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्वेश्चन आंसर को देखते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है? उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अंग्रेजी में लिखा है तो उसको भी आप आंसर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करती है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में बनने वाले ठोस उत्पाद को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवक्षेप। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किस नियम का पालन किया जाता है? उसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं? उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? गैस निकलती है हाइड्रोजन। कौन सी अपघटन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा आवश्यक होती है? ऊष्मीय अपघटन। जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश ध्वनि के रूप में ऊर्जा में मुक्त होती है? उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं? उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। जब कॉपर सल्फेट लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी धातु अवक्षेपित होती है? उसे बोलते हैं कॉपर, तांबा। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में बनने वाले अघुलनशील उत्पाद को क्या कहा जाता है? बेरियम सल्फेट। पोटेशियम परमैंगनेट के अपघटन में कौन सा रंग परिवर्तन होता है? बैंगनी भूरा, बैंगनी से भूरा। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में सड़े हुए अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। चूना पत्थर को गर्म करने पर बनने वाले कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम है क्विकलाइम या बिना बुझा हुआ चूना, क्विकलाइम। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? ऑक्साइड आयन। कौन सी धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? कॉपर, तांबा। अब हमारे क्वेश्चन आपके एसिड बेस वाले पार्ट से हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेकिंग सोडा, NaOH साबुन बनाने के लिए इनमें से कौन सा क्षार उपयुक्त होगा और क्यों? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक महिला केक बनाते समय एक ऐसा पदार्थ डालती है जिससे केक फूल जाता है। उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? उसे बोलते हैं हाइड्रोजन। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं। घरों में प्रयुक्त होने वाले सिरके का pH मान किस सीमा तक होता है? 2 से 3 या 2.5 से 3।
खट्टे पदार्थ खाने के बाद पेट की अम्लता दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो अम्लनाशक होता है, एसिड को खत्म करता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? कौन सा सॉल्ट उसमें उपयोग किया जाता है? तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिरका मतलब विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। वॉशिंग सोडा बनाने में कौन सा क्षार प्रयोग होता है? कौन सा बेस यूज होता है? वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी की क्षारीयता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता है 7। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में कौन सा औद्योगिक रसायन प्रयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है? फिनोल्फ्थेलिन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्र आपके सामने CaSO4 इंटू 1/2 H2O। चोट के इलाज के लिए ठंडे पैक में कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट। मित्रों, अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। वह कौन सा गुण है जिसके कारण धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है? उसे बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। किस धातु को वायु के साथ अभिक्रिया से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम एंड पोटेशियम। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें धातु पर्यावरणीय कारकों द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है? उसे बोलते हैं संक्षारण। जस्ता की परत चढ़ाकर लोहे को संक्षारण से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण होता है जंग लगना, आपने सुना होगा जंग लगना। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वनीकरण। धातुओं को उनकी अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं धातुकर्म। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? वो होता है ग्रेफाइट। पिघले हुए NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड का क्या बनता है? उसका बनता है क्लोरीन। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना। कौन सी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कॉपर, तांबा। NaCl में कौन सा बंध बनता है? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं उसको। गलित कॉपर को परिशोधित करने की प्रक्रिया का नाम है विद्युत परिशोधन, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किस तत्व को मिश्र धातु में मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल को, क्रोमियम एंड निकल। जब कोई क्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? उसे बोलते हैं बॉक्साइट। फेन प्लवन विधि में किस अशुद्धि को हटाया जाता है? मृदा की अशुद्धि, जिसको बोलते हैं गैंग। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम। कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? लोहा या जस्ता? तो इसको जिंक या जस्ता। हल्के वजन के कारण हवाई जहाज के ढांचे के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तांबे को संक्षारण के कारण बनने वाली हरी परत क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं पटीना या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। विद्युत अपघटन का उपयोग करके एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है कार्बन और उसके कंपोनेंट्स, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन परमाणु कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है? 4, यानी कि 4 बना सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में कौन सा भौतिक गुण मुख्य अंतर बताता है? वो होता है ऑडर, यानी कि गंध। साबुन का जल में घुलने वाला भाग कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोफिलिक
एंड यानी कि जल स्नेही सिरा। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, 4। कौन सी अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करती है? उसे बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मुख्य कारण क्या है? उसका कारण है कैटनेशन। एथेन और एथाइन में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? एथाइन। साबुन बनाने के लिए कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? फैट, वसा। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में सबसे अधिक असंतृप्त कौन सा है? वो है एल्काइन। साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य अंतर होता है, ये होता है कठोर जल से अभिक्रिया का, हार्डनेस रिएक्शन। एथेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? हाइड्रोक्सिल। कौन सी अभिक्रिया एल्केन्स को एल्किन्स में परिवर्तित करती है? उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग ईंधन या विलायक के रूप में किया जाता है, फ्यूल और एज ए सॉल्वेंट। एथेनॉल जल में क्यों घुलनशील होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। कौन सी अभिक्रिया एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को परिवर्तित करती है? उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। साबुन का अपमार्जक प्रभाव किस प्रक्रिया से समझाया जाता है? वो माइशेल निर्माण या माइशेल फॉर्मेशन कहलाता है। कार्बन के कितने अवरूप हैं? कार्बन के 3 अवरूप हैं। अब चलते हैं हम यूनिट 2 पर। हमारा क्वेश्चन है कि हम जो भोजन खाते हैं वह शरीर में पोषक तत्व बनने से पहले कई अंगों से होकर गुजरता है। मनुष्य में पाचन के लिए सबसे आवश्यक अंग है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ऊर्ध्वगामी जल परिवहन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ऊतक का नाम है जाइलम। फल पकने की प्रक्रिया को तेज करने वाले पादप हार्मोन का नाम है एथिलीन। पत्तियों में मुख्य रूप से किस भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है? वो तो है स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं हिंदी में। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करता है? उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। गुलाब के बड़े पैमाने पर एक समान उत्पादन के लिए आप किस प्रकार की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि का सिफारिश करेंगे? इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। सलाहकार के रूप में बड़े पैमाने पर समान पौधे तैयार करने के लिए कौन सी कायिक प्रवर्धन विधि सुझाएंगे? उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया। वृक्क अर्थात किडनी में रक्त का शुद्धिकरण किस संरचना द्वारा किया जाता है? इसे बोलते हैं नेफ्रॉन। मछलियों में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग की पहचान, उत्तरदायी अंग है गिल्स या गलफड़े हिंदी में बोलते हैं। मित्रों, मछलियां पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन पर निर्भर रहती हैं, इसलिए कमी होने पर वे जल्दी प्रभावित होती हैं। रक्त में ग्लूकोज के संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है? उसको बोलते हैं ऑक्सिन। जड़ की वृद्धि बढ़ाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन प्रयोग होता है? वो भी होता है ऑक्सिन। डर की स्थिति में स्रावित हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? उसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है जिससे धड़कन और श्वसन दर बढ़ जाती है। वैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और यह जो प्रयोग है प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। मनुष्यों में पुरुष लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन सा है? वो है वाई क्रोमोसोम यानी कि वाई गुणसूत्र, क्योंकि XX फीमेल होता है और XY मेल होता है। माता का ब्लड ग्रुप O है, पिता का A होने पर बच्चे का संभावित रक्त समूह होगा A या O हो सकता है। प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? वो देता है फैट या वसा, जो कि वसा 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम देते हैं।
ऐच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, उसे बोलते हैं सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3। क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। लेंस की शक्ति एसआई का क्या है? तो उसका शक्ति का जो मात्रक है वो है डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं अवतल लेंस। जब वस्तु 2f पर रखी है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज होगा, मतलब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। जब वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति होगी अनंत पर, एट इन्फिनिटी। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? कौन सी घटना है? यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी 1 डायोप्टर। आकाश के नीले रंग का कारण कौन सी घटना है? वह है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आइरिस। तारों के टिमटिमाने का कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत फोकस दूरी होती है इन्फिनिटी। कौन सा दर्पण सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? वो होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? वो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। सघन माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाती है, प्रकाश की गति डिक्रीज हो जाती है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? वो होता है उत्तल लेंस। पानी में सिक्के की स्थिति में परिवर्तन का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डुबाने पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। हरी रोशनी में लाल गुलाब काला क्यों दिखाई देता है? हरी रोशनी का अवशोषण हो जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रीन लाइट। पावर का फॉर्मूला क्या है? लेंस की शक्ति का जो सूत्र है वो P = 1/f। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? मीटर में फोकस दूरी नापी जाती है। प्रकाश के अपवर्तन को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो यूनिट। अपवर्तनांक कोई इकाई नहीं। समाचार पत्र पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। या हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को ठीक करता है। हमारी अगली जो यूनिट है यूनिट 4 है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। प्रश्न है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। श्रेणी क्रम परिपथ में कौन सी राशि नियत रहती है? वो होता है करंट, धारा। कौन सा नियम कहता है कि वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है? तो वो है ओम का नियम। यदि चालक की लंबाई दोगुनी हो जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। कौन सा संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध देता है? समानांतर संयोजन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई आपका हो जाएगा ओम मीटर। विद्युत हीटरों में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है? वो होता है हीटिंग इफेक्ट या ऊष्मीय प्रभाव। वोल्टेज और प्रतिरोध के संदर्भ में शक्ति का जो सूत्र है वो है P = V²/R। ये आप फॉर्मूला नोट कीजिएगा। घरों में किस प्रकार की आपूर्ति की जाती है? तो AC जो करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रयोग की जाती है घरों में। धारावाही चालक पर बल की दिशा कौन सा नियम बताता है? ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स बताता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का आकार कैसा होता है? सहकेंद्रीय वृत्त। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? यंत्र है रेक्टिफायर। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, राइट हैंड रूल।
अति भार से बचने के लिए कौन सा अवयव प्रयुक्त किया जाता है? वो फ्यूज। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो समान एवं समांतर होता है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट, डब्लू। लंबी दूरी की विद्युत आपूर्ति के लिए कौन सी धारा उपयुक्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं एसी करंट। यदि धारा दुगनी हो जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शक्ति हो जाएगी 4 गुना, 4 टाइम। हमारी अंतिम यूनिट है, लास्ट यूनिट है, यूनिट 5। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पोषण स्तर सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करता है? तृतीय उपभोक्ता, शीर्ष वाला जो मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? कम कर दें प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्रदूषण स्तर का संकेत देने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जैव संकेतक। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये याद रखिएगा। मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर भोजन करने वाले जीवों को कहा जाता है अपघटक। वे कौन से पदार्थ हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता? वे होते हैं अजैव अपघटनीय पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ता है? तो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जिनको बोलते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट जो बोलते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाते हैं? वो बोलते हैं जैव आवर्धन। कौन सी अपशिष्ट निस्तारण विधि जैविक कचरे को खाद में बदलती है? उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। अंतिम क्वेश्चन है कि अपघटकों की अनुपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो पोषक चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और आपके विज्ञान की समझ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।